हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 13 सितंबर को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेमिस्टर 2 का स्टूडेंट है बीकॉम का, उसका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 एग्जाम है और इस एग्जाम के लिए हमने कंप्लीट रिवीजन वीडियो लाया है। आज इसमें हम लोग हर एक चैप्टर से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये वीडियो देख लो तो एग्जाम मोर देन 60% मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। स्टेट विथ रीजंस द बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट एंड कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 2800 यूनिट। ये कॉस्ट बिहेवियर का क्वेश्चन है, मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर से ही है। कॉस्ट बिहेवियर मतलब यहाँ पे क्या करना है, 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट होता है जनरली। क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट में एनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अगर 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा तो भी जो कॉस्ट पर यूनिट होगा, 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा तो भी सेम कॉस्ट पर यूनिट होगा। मतलब यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है एट एनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो अमाउंट है वो सेम रहता है एट एनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और सेमी वेरिएबल में क्या होता है, सेमी वेरिएबल में होता है कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है और कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है। अब कैसे निकालेंगे मैम, कितना पोर्शन फिक्स कितना पोर्शन वेरिएबल, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का मतलब वेरिएबल जो पोर्शन है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल पोर्शन पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। इससे इस फॉर्मूला को यूज करके वेरिएबल पोर्शन निकाल लो। वेरिएबल पोर्शन क्या निकलेगा, पर यूनिट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये निकाल लोगे तो ये पर यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल के आएगा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल पोर्शन, टोटल वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा उसमें से ये वेरिएबल पोर्शन माइनस करोगे तो निकल के आएगा फिक्स्ड कॉस्ट। अभी समझेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही समझेंगे। अब देखो ध्यान से, सिर्फ ये दिमाग में रख लेना, वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल अमाउंट सेम होता है एट एनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे कॉस्ट ए है, कॉस्ट बी है और कॉस्ट सी है। 3 टाइप का कॉस्ट है और यूनिट प्रोडक्शन है 2, एक है 1500 यूनिट और एक है 2000 यूनिट। ठीक है, अब कॉस्ट ए का देखो, 1500 यूनिट में कॉस्ट ए का वैल्यू क्या है 12,000, कॉस्ट बी 2000 यूनिट में कॉस्ट ए का वैल्यू क्या है 16,000। अब अच्छे से देखना, अब देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम। तो क्या है, कॉस्ट ए, फर्स्ट क्या है कॉस्ट ए, तो प्रोडक्शन लेवल 2 है, एक 1500 यूनिट्स है और एक क्या है 2000 यूनिट्स है। ये दोनों यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है। अब 1500 यूनिट में कितना है अमाउंट कॉस्ट ए का 12,000 और 2000 यूनिट में है 16,000, है ना, ये 2000 16,000 है। अब देखो मैंने क्या बोला था, 2 चीज देखना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल अमाउंट। अब देखो यहाँ पे तो टोटल अमाउंट सेम नहीं है, एक है 12,000 एक है 16,000, तो ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है।
अब देखते हैं इसका क्या कॉस्ट पर यूनिट सेम है। अब देखो कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे कैसे, कॉस्ट पर यूनिट मतलब 12,000 टोटल वैल्यू, इसका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है 1500, है ना। ये है रुपीज और ये है यूनिट, तो कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कितना, ₹8। और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, 16,000 टोटल है और 2,000 है यूनिट, ये है रुपीज, ये है यूनिट, तो यहाँ पे भी आ रहा है ₹8। मतलब यहाँ पे देखो कॉस्ट पर यूनिट दोनों लेवल पे सेम आ रहा है, तो ये किस टाइप का कॉस्ट हो गया है, ये हो गया है वेरिएबल कॉस्ट। अब लिखना पड़ेगा सिंस, लिखो सिंस द कॉस्ट पर यूनिट इज सेम, ब्रैकेट में लिख दो ₹8 इन बोथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, so cost A is variable cost in nature, ये लिखना होगा, ठीक है, इन नेचर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट कॉस्ट है कॉस्ट बी, क्या है कॉस्ट बी। अब कॉस्ट बी का भी 1500 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे दिखना पड़ेगा और 2000 यूनिट पे भी दिखना पड़ेगा। अब देखते हैं कॉस्ट बी का, देखो कॉस्ट बी का दोनों में ही है 9000, दोनों में क्या है 9000। सो यहाँ पे देखो अमाउंट सेम है, अमाउंट दोनों का ही सेम है, तो ये कौन सा हो गया है, कौन सा टाइप का कॉस्ट हो गया है, ये हो गया है फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये लिखना पड़ेगा, क्यों बोल रहे हो, कॉपी तो नहीं कर रहे हो किसको देख के, या तुम खुद समझ के कर रहे हो, इसीलिए लिखना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा, सिंस द टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट बी is same in both level of production, both level of production, so it is fixed cost in नेचर, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट इन नेचर। अब ये दो हो गए, अब है लास्ट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट क्या बोलो, कॉस्ट सी, क्या कॉस्ट सी। अब देखो कॉस्ट सी में, अब ध्यान से समझना, ये देखो यहाँ पे है 7000 और इसमें है 8000, मतलब अमाउंट सेम नहीं है, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। अब देखो पर यूनिट निकाल लो, 7000 डिवाइडेड बाई 1500, 4.6 समथिंग इतना आ रहा है, और यहाँ पे 8000 डिवाइडेड बाई 2000 करोगे तो ₹4 आ रहा है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट भी सेम नहीं है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, तो ये किस टाइप का कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। तो ठीक है, तो कैसे देखेंगे, ये सेमी वेरिएबल है, पहले देख लिया अमाउंट सेम नहीं है मतलब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, पर यूनिट भी सेम नहीं है मतलब वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो ये किस टाइप का कॉस्ट है, ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन नेचर। अब पता चल गया ये सेमी वेरिएबल है, लेकिन हम लोग को सेमी वेरिएबल है ये तो पता चल गया, लिखो यहाँ पे कॉस्ट सी। अब यहाँ पे लिखो वेरिएबल पोर्शन per unit of semi variable कॉस्ट, ये तो एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसका वेरिएबल पोर्शन पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले ही बता दिए थे, चेंज इन अमाउंट, क्या लिख रहा है, चेंज इन अमाउंट, एक सेकेंड, अब देखो लिखो चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय
चेंज इन यूनिट्स। अब चेंज इन अमाउंट कितना है, खुद बोलो, तुम लोग ही खुद बोलो, चेंज इन अमाउंट कितना है बोलो। देखो इसमें था 7,000 और इसमें था 8,000, मतलब चेंज इन अमाउंट कितना हुआ, 8,000 माइनस 7,000, 1,000। और चेंज इन यूनिट, एक है 1,500 यूनिट और एक है 2,000 यूनिट, मतलब चेंज इन यूनिट कितना है, 2,000 माइनस 1,500 मतलब 500। हाँ ठीक है, तो ये क्या है 8,000 माइनस 7,000 और ये क्या है 2,000 माइनस 1,500। ठीक है, ये है रुपीस और ये है यूनिट्स। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने से आ रहा है कितना, 1,000 डिवाइडेड बाई 500 मतलब ₹2 पर यूनिट हुआ। अब टोटल वेरिएबल पोर्शन, ये तो पर यूनिट वेरिएबल पोर्शन निकल के आया था, लेकिन टोटल वेरिएबल पोर्शन भी निकालना है ना। टोटल वेरिएबल पोर्शन कितना होगा, अब टोटल वेरिएबल पोर्शन क्या है बोलो। टोटल वेरिएबल पोर्शन ध्यान से देखो, ये है इसका यूनिट प्रोडक्शन क्या है 1,500 यूनिट। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं 1,500 यूनिट से एक बार चेक कर लेते हैं और एक बार निकाल लेंगे 2,000, दोनों यूनिट का ही निकाल लेंगे। ठीक है, वेरिएबल पोर्शन कितना है इसका 1,500 इंटू 2 मतलब 3,000 और इसका 2,000 इंटू 2 मतलब 4,000 हो गया है। तो फिक्स्ड पोर्शन कितना रहेगा, फिक्स्ड पोर्शन, अब बोलो 1,500 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में टोटल ये जो कॉस्ट सी है इसका वैल्यू था 7,000, इसमें से वेरिएबल हो गया है 3,000, तो कितना रिमेनिंग रहेगा 4,000, तो 4,000 है वेरिएबल पोर्शन। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे टोटल था 8,000, इसमें वेरिएबल हो गया 4,000, मतलब 4,000 रिमेनिंग रहेगा फिक्स्ड। अब देखो फिर भी और एक बार प्रूव हो गया है फिक्स्ड का टोटल अमाउंट सब में सेम होता है, हुआ ना। तो यहाँ पे भी नोट लिखना पड़ेगा, सिंस टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट सी एंड पर यूनिट cost of cost C are not same in both level of production so it is a semi variable cost इन नेचर। तो हम लोगों को पता चल गया कौन सा कॉस्ट किस नेचर में पड़ रहे हैं। अब ये तो हो गया है, लेकिन हम लोग का रीजंस हो गया है, स्टेट विथ रीजंस द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट। फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हो गया, रीजन भी लिख दिए हैं क्यों कौन सा कॉस्ट को क्या बोल रहे हैं। अब कैलकुलेट सेकेंड पोर्शन क्या, कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 28,800 यूनिट। अब 2,800 यूनिट के लिए कॉस्ट ए, कॉस्ट बी, कॉस्ट सी निकाल के उसको टोटल करो। तो ये पोर्शन बी है, ये पोर्शन बी में क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट अंडर 2,800 यूनिट्स निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। कॉस्ट ए क्या था, वेरिएबल नेचर का था, तो वेरिएबल में पर यूनिट सेम रहता है, तो उसका वेरिएबल का पर यूनिट कितना निकल के आया था, देखो 8 निकल के आया था 8, मतलब यहाँ पे भी क्या करेंगे 2,800 इंटू 8, 2,800 इंटू 8, तो कितना आ रहा है कितना बोलो 22,400, यहाँ पे एक रुपीज साइन दे दो। नेक्स्ट कॉस्ट बी,
कॉस्ट बी तो फिक्स्ड था, मतलब इसका वैल्यू एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन में सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 9000 ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा 9000। अब कॉस्ट सी क्या था, कॉस्ट सी था सेमी वेरिएबल, तो इसका दोनों पार्ट है, एक वेरिएबल पोर्शन, एक क्या है वेरिएबल पोर्शन 2800 इनटू वेरिएबल पोर्शन का पर यूनिट कॉस्ट क्या था सेमी वेरिएबल में, देखो निकाल के रखे थे ना अभी ये देखो ₹2 पर यूनिट, तो क्या होगा इंटू 2 मतलब 4000, और फिक्स पोर्शन भी निकाल के रखे थे, ये देखो 4000 तो 4000 ही होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे क्या होगा क्या इसका ये 4000 इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू निकल के कितना आ रहा है, इसका वैल्यू निकल के आ रहा है कितना आ रहा है 5600, और इसका है 4000, तब टोटल करो तो 9600 हुआ ना। अब ऐड करो 41000, तो ये हो गया है टोटल कॉस्ट, क्या हो गया टोटल कॉस्ट हो गया, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 4-week पीरियड, तो क्या निकालना है, अब देखो क्या निकालेंगे, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट प्रिपेयर कॉस्ट शीट करना है। अब ये कॉस्ट शीट तो करना है ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज इस प्रॉब्लम का क्या है, इसमें जो फिनिश गुड का अमाउंट है मिसिंग, तो ये मिसिंग फिगर निकाल के कॉस्ट शीट करना पड़ेगा, और जब मिसिंग फिगर निकालोगे तो तब क्लोजिंग फिनिश यहाँ पे बोल दिया लीफो प्रिंसिपल यूज करके क्लोजिंग फिनिश स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजी एग्जाम है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, क्या है कॉस्ट शीट 2 कॉलम होगा, एक टोटल का कॉलम होगा और एक क्या होगा पर यूनिट का कॉलम होगा, ठीक है। अब देखो पहले क्या है डायरेक्ट मटेरियल, जैसा है वैसा लिख दो। अब एक बात ध्यान से सुन लो, जब ये जो कॉस्ट शीट करोगे तब तुम लोगों को पर यूनिट निकालना होगा। अब पर यूनिट कैसे निकालोगे, जो टोटल वैल्यू होगा टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय पर यूनिट करोगे हर एक इंफॉर्मेशन पे। अब इसके लिए हम लोगों को दिखना पड़ेगा यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है या नहीं, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं है तो हम लोगों को निकालना होगा। अब देखो इस प्रॉब्लम में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो हम लोग पहले प्रोडक्शन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट जो भी बोलो, तो हम लोग पहले निकाल लेंगे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, यूनिट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब यूनिट ऑफ सेल क्या है 15,000 हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 7,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है 2,000, तो सॉल्व करोगे तो आ रहा है 20,000 यूनिट्स, तो ये है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो गया है। तो ऊपर पे यहाँ पे लिख लो आउटपुट 20000 यूनिट हो गया, ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन पे, एग्जाम पे भी लिखना होगा। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल है 2 लाख है ना, तो यूनिट टोटल में लिखो 2 लाख, और पर यूनिट में क्या होगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 मतलब 10। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस टोटल है 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करोगे तो आ जाएगा पर यूनिट 6। नेक्स्ट डायरेक्ट
एक्सपेंसेस वैल्यू है 80,000। अब 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करोगे तो आ जाएगा 4,000। कितना आ रहा है? 4,000 हुआ। अब इसको ऐड करो, देखो यहाँ पे 3 ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देखो 3 ही है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए हैं हम लोग। अब इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो आ रहा है ये 4 लाख और ये पर यूनिट 20। ये क्या है? ये है प्राइम कॉस्ट। ये क्या है? ये है प्राइम कॉस्ट। अब कॉस्ट शीट याद करो, कॉस्ट शीट में पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा प्राइम कॉस्ट और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड है 80,000, तो लिख लो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड लिखो 80,000। अमाउंट पे लिखो 80,000, लिख लिया है। अब 80,000 को 20,000 से डिवाइडेड बाय करो तो आ रहा है 4 पर यूनिट, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 4,80,000 और ये है 24 हो गया है। अब इसके साथ ऐड करना होगा ओपनिंग WIP जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है 50,000 और 50,000 कैसे पर यूनिट? डिवाइडेड बाय 20,000 हो गया है। ये कितना आ रहा है? 5,30,000 और ये आ रहा है 26.5। अब माइनस करो क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP क्वेश्चन पे है 30,000 और 20,000 से डिवाइडेड बाई करोगे तो निकल के आएगा पर यूनिट। माइनस करो तो कितना आ रहा है? 5 लाख और ये है 25। ये क्या है? ये है वर्क कॉस्ट और यू कैन राइट फैक्ट्री कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? याद करो, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ओवरहेड जो भी लिखो, ये कितना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देखो कितना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है? 60,000। कितना है? 60,000 लिख लो। कितना हो रहा है? 60,000। ये लिखो 60,000। 60,000 कितना हो रहा है? 60,000। अब 60,000 को 20,000 से डिवाइडेड बाय करो तो पर यूनिट आ जाएगा। अब ये हो रहा है टोटल 5,60,000 और ये हो रहा है 28। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद करो कॉस्ट शीट का क्लास, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद ऐड करना होगा ओपनिंग फिनिश गुड। ऐड करो ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक और गुड्स जो भी है। ये क्वेश्चन पे है 50,000। अब यहाँ पे पर यूनिट लिखना नहीं होगा ओपनिंग फिनिश गुड में, तो हो रहा है 6,10,000 हुआ। अब इसमें से लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग फिनिश स्टॉक और क्लोजिंग फिनिश गुड जो भी बोलो। अब ये पोर्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोर्शन, ये देखो फिनिश गुड का कोई वैल्यू नहीं है और ये निकालना होगा किसमें? लिफो में। किसमें निकालना होगा? लिफो में। तो इसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, तुम लोग नीचे वर्किंग्स पे करना। हम यहाँ पे वर्किंग्स दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये वर्किंग्स है। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। एक देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है फिनिश स्टॉक का, अच्छे से बोलो। फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक क्या है? 2,000 यूनिट। कितना है? 2,000 यूनिट्स। और प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन हम लोग निकाल लिए थे, कितना निकाल लिए थे? 2,000 यूनिट, सॉरी 20,000 यूनिट। अब फीफो करो, लिफो करो, ये दोनों तो तुम लोगों को लिखना ही होगा। अब देखो
कौन सा मेथड यूज करना होगा? लिफो मेथड। कौन सा मेथड यूज करना होगा? लिफो मेथड। अब लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो तुम लोग ही बोलो ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन में कौन लास्ट में आया? ऑब्वियसली प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक पहले आता है, उसके बाद आता है प्रोडक्शन। अगर लिफो होगा तो पहले यूज करोगे प्रोडक्शन, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक। और अगर फीफो होगा तो पहले ओपनिंग स्टॉक यूज करोगे, उसके बाद प्रोडक्शन। ये दिमाग पे रख लो, ये देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब लिफो है, अब क्या देखेंगे? देख तो लिया प्रोडक्शन, अब क्या करना होगा? आप देखो ये जो सेल है ना 15,000 यूनिट, ये सेल करने के लिए तुम कौन सा यूनिट से तुम ले रहे हो? तो लिफो मतलब पहले लेना पड़ेगा किससे? पहले लेना पड़ेगा प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन से कितना ले लिए हो? 50,000। 20,000 में से इजीली 15,000 ले सकते हो। तो रिमेनिंग इसमें बच गया कितना यूनिट? 5,000। तो प्रोडक्शन में रिमेनिंग कितना बच गया है? 5,000 यूनिट्स। और ओपनिंग का जो पोर्शन है ये तो लगा ही नहीं, तो ये तो पूरा ही बच गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? ये 2,000 यूनिट भी रह गया है और उसके साथ ये 5,000 यूनिट भी रह गया है ना। अब ये जो 2,000 यूनिट है इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 50,000। तो इसका वैल्यू, ये 2,000 यूनिट का वैल्यू क्या है? 50,000। ये तो रह ही गया है, ये तो हम लोगों को पता है। लेकिन ये 5,000 यूनिट का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। अब तो हम लोगों को जानना होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो देखो, आप अच्छे से देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये देखो निकल के रख दिए थे ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है? 28। तो 5,000 इंटू यूनिट इंटू ₹28 करोगे तो टोटल पोर्शन निकल के आ जाएगा ना। ये कितना हो रहा है? ₹1,90,000। तो ये क्या हो गया? ये हो गया है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग फिनिश स्टॉक। अब जाओ सॉल्व करो, यहाँ पे लिखो 1,90,000। बहुत इजी एक प्रॉब्लम है। सिर्फ ये देखना होगा लिफो में सॉल्व करना है या फीफो में सॉल्व करना है। लिफो में सॉल्व करोगे या फीफो में, ये देख के करना होगा। लिफो होगा तो पहले प्रोडक्शन से लो, फीफो होगा तो पहले ओपनिंग स्टॉक से लो, यही है। अब ये 1,90,000 हो गया है। अब लिख लिया है, इसको ऐड करो तो कितना, सॉरी लेस करो तो आ रहा है कितना? 4,20,000 हुआ। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 ही हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हो गया। अब ये क्या निकल के आ गया? ये इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखो क्वेश्चन पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है? 30,000। तो अब इसको लिख लो, इसको लिखो 30,000। अब एक बात यहाँ पे और याद रखना, जब कॉस्ट पर यूनिट अब तक निकल रहे थे, अप टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तब हम लोग डिवाइडेड टोटल अमाउंट को, ये जो टोटल अमाउंट का वैल्यू निकल के आया था उसको डिवाइडेड बाई कर रहे थे टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट से। लेकिन याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो आएगा सबका पर यूनिट निकालोगे, अमाउंट को डिवाइडेड बाई करोगे यूनिट ऑफ सेल से, यूनिट ऑफ सेल से डिवाइडेड बाई करोगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 नहीं, 30,000 डिवाइडेड बाई 15,000, क्योंकि सेल हुआ है 15,000
यूनिट। तो क्या कितना आ रहा है 2। ये याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जब पर यूनिट निकालोगे तो डिवाइडेड बाय करोगे कॉस्ट यूनिट ऑफ सेल से। किससे डिवाइडेड बाय करोगे? यूनिट ऑफ सेल से। ठीक है, यहाँ पे यूनिट ऑफ सेल कितना है? यूनिट ऑफ सेल है 15,000 यूनिट। ठीक है, अब इसको ऐड करो तो आ रहा है 4,50,000 और ये हो रहा है 30। अब देखो प्रॉफिट निकालना होगा। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मैम? क्वेश्चन पे सेल दिया हुआ है। क्वेश्चन पे क्या है? देखो सेलिंग प्राइस है, यूनिट भी है, टोटल वैल्यू भी है। तो प्रॉफिट को थोड़ा रहने दो, नीचे लिखो सेल। नीचे क्या लिखोगे? सेल। अमाउंट सेल का पता है 6 लाख और पर यूनिट कितना होगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 माइनस मतलब 40। तो ये क्लोज करो, ये हो गया है सेल। अब प्रॉफिट मतलब कैसे निकल के आएगा? प्रॉफिट निकाल के कैसे आएगा? प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग फिगर। क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। मतलब सेल से ये माइनस कर दो। सेल से ये, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल से यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, सेल से माइनस करो कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब 6 लाख माइनस 4,50,000 कितना हो रहा है? 1,50,000 और 40 माइनस 30 मतलब 10। तो ये हो गया क्वेश्चन। बहुत इजी एक प्रॉब्लम है और इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है, तो कुछ भी नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे से दिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट से। ये किससे है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है? वॉल्वो कॉर्पोरेशन ओन्स अ बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। इसका रूट क्या है? रूट 3 है। देखो, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू जयपुर। अब टोटल डिस्टेंस 1 वे का है, लेकिन एक बात याद रखना, बस क्या दिल्ली टू चंडीगढ़ जाएगा वहां पे ही हमेशा के लिए रह जाएगा? कभी भी नहीं। फिर तो चंडीगढ़ से दिल्ली भी रिटर्न करना होगा ना। तो 1 वे का दिया हुआ है, लेकिन जाना आना दो मिला के कितना वे होगा? 2 वे, 2 वे। तो सब में इंटू 2 इंटू करके टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, दूसरे के लिए भी सेम ही है ना, दिल्ली टू आगरा जाएगा, आगरा जाके तो नहीं रह जाएगा हमेशा के लिए, तो रिटर्न भी आना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसके लिए भी। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे क्या निकालना होगा? क्या निकालना होगा? कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। ये भी निकालना होगा। और द फेयर्स आर टू बी इंडिकेट पर पैसेंजर फॉर जर्नीज। सब में दिल्ली टू चंडीगढ़ के भी लिए भी निकालना होगा, दिल्ली टू आगरा के भी लिए, दिल्ली टू जयपुर के भी लिए। तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये अच्छे से एक बार प्रॉब्लम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया है। अब देखो सॉल्व करते हैं कि क्या कैसे कैसे सॉल्व करना होगा, ध्यान से समझना। देखो कैसे लिखना होगा, पहले लिखो, पहले हम लोग कंप्यूट करेंगे पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। कैसे निकालेंगे? पर मंथ। अब ये जो पैसेंजर किलोमीटर है, फर्स्ट ट्रिप क्या था? दिल्ली टू चंडीगढ़। एक समझ लो अच्छे से, देखो सब समझ जाओगे। देखो, दिल्ली टू चंडीगढ़ जाने के लिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ, मतलब टोटल पैसेंजर क्या है? देखो, सीटिंग कैपेसिटी कितना पैसेंजर का है बस में? 50 पैसेंजर का। तो 50 पूरा क्या सीटिंग कैपेसिटी फुल हुआ है? नहीं, सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ फुल हुआ है इसमें दिल्ली टू चंडीगढ़ में 90%, मतलब 50 इंटू 90%, इतना तक क्लियर है। इंटू नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, एक मंथ पे कितना नंबर रन कर रहे थे? 8 दिन। तो इंटू 30 नहीं करोगे पर मंथ निकालने के लिए? 30 दिन, 30 दिन तो नहीं जा रहा है ना, 30 दिन के लिए तो नहीं जा रहा है,
वो सिर्फ एक मंथ पे 8 दिन के लिए ही जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करोगे इंटू 8 से, ये हो गया है। और टोटल डिस्टेंस क्या है दिल्ली टू चंडीगढ़ का 150। अब ये दिल्ली टू चंडीगढ़ का है, लेकिन चंडीगढ़ से तो दिल्ली भी रिटर्न आएगा ना, तो फिर 150 किलोमीटर लगेगा, तो इंटू 2। और एक बार बोल देता है, टोटल है 50 पैसेंजर, इंटू कैपेसिटी फुल हुआ 90%, इंटू 8 क्योंकि 8 दिन ही मंथ में जा रहे हैं, इंटू 150 फॉर वन वे, इंटू 2 बिकॉज 2 वे क्योंकि रिटर्न भी होना है। अब देखो समझ गए हो, तो पैसेंजर कितना था 50, फुल हुआ कितना 90%, कितना जा रहा है एक मंथ में 8 दिन, इनटू डिस्टेंस क्या है 150। ये सिर्फ जाने का डिस्टेंस है, लेकिन आने का भी डिस्टेंस होना चाहिए ना, इंटू 2, तो कितना हो गया है 1,08,000। ये ऊपर में लिख लो किलोमीटर, क्या लिखोगे किलोमीटर हुआ। अब दिल्ली टू आगरा, क्या है दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू आगरा में भी 50 है पैसेंजर, लेकिन कितना परसेंटेज है देखो 85%। एक मंथ में कितना दिन जा रहा है इंटू 10, टोटल डिस्टेंस जाने का लिए 120, आने के लिए भी होना चाहिए इंटू 2, तो 50 इंटू 85% इंटू 10 दिन इंटू डिस्टेंस 120 इंटू 2, तो कितना हो रहा है 1,02,000। सेम प्रोसेस में क्या होगा दिल्ली टू जयपुर, टोटल पैसेंजर 50, इसका कैपेसिटी 100% ही फुल हुआ है, तो इंटू 100% इंटू एक मंथ पे ये 6 दिन जाते हैं 6, टोटल डिस्टेंस है 270, आने का जाने का मिला के 2 ट्रिप, इसलिए इंटू 2, 1,62,000। टोटल करो 3,72,000। ये टोटल, ये क्या हो गया है टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ये निकल गया है एक। अब दूसरा निकालेंगे, क्या निकालेंगे मैम दूसरा में निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड फॉर द मंथ, डिस्टेंस कवर्ड फॉर द मंथ। पहले दिल्ली, शॉर्ट में लिखते हैं दिल्ली टू चंडीगढ़, टोटल कितना किलोमीटर 150, मंथ में कितना बार जा रहा है 8, दो आना जाना मिला के 2 ट्रिप, इसलिए इंटू 2, कितना हो रहा है यहाँ पे ऊपर में लिखो किलोमीटर, कितना हो रहा है 2,400। नंबर 2 दिल्ली टू आगरा, कितना किलोमीटर है डिस्टेंस 1 किलोमीटर, मंथ पे जा रहा है 10 दिन, आना जाना मिला के 2 ट्रिप, हो गया इंटू 2, ये भी 2,400। नंबर 3 दिल्ली टू जयपुर, टोटल डिस्टेंस है 270 किलोमीटर, मंथ में जा रहा है 6 डेज, आना जाना मिला के 2 ट्रिप इंटू 2, 3,240। तो कितना हो रहा है बोलो, ये टोटल हो रहा है 8040, कितना हो रहा है 8040, ठीक है। ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड, क्या हो गया ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। अब ये भी हो गया है, अब क्या निकालेंगे, अब है निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का फॉर्मेट यूज करके हम लोग निकालेंगे क्या, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और शॉर्टकट में लिख देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये है सी सॉल्व करना। अब 2 चीज लिखो, कॉस्ट
पर मंथ और एक लिखो पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और कुछ स्पेस छोड़ के लिखो वेरिएबल कॉस्ट। क्या लिखोगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या लिखोगे? वेरिएबल कॉस्ट। अब ये लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन है इसमें से ये जो है कॉस्ट ऑफ बस डिप्रिसिएशन निकालने के लिए लगेगा, ड्राइवर सैलरी फिक्स्ड में आएगा, कंडक्टर सैलरी फिक्स्ड में आएगा। ये सब कौन से एक्सपेंसेस किस में जाएगा वो दिखना होगा। ठीक है, वो दिखना होगा। तो लिखो, देखो क्या क्या आएगा, लिखो। फर्स्ट फिक्स में क्या क्या आएगा लिख लेते हैं। ड्राइवर सैलरी जो है देखो पर मंथ में ही है, इसलिए टोटल लिख देते हैं 6800। कंडक्टर सैलरी पर मंथ पे ये भी है 6200 लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्या आएगा फिक्स्ड में? नेक्स्ट फिक्स्ड में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, क्या है 2000 पर मंथ है, ये भी लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट फिक्स में आएगा इंश्योरेंस। क्या आएगा? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या है? 12,000 एनुअली है। 12,000 क्या है? एनुअली। देखो पर एनम है ना, मतलब एनुअली, तो डिवाइडेड बाय करना होगा 12 से। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 12 मतलब कितना आ रहा है? 1000। नेक्स्ट फिक्स्ड में आएगा रोड टैक्स। रोड टैक्स भी पर एनम है 1500, तो डिवाइडेड बाय करना होगा 12 से। कितना आ रहा है? 1250। नेक्स्ट क्या है? परमिट फीस। परमिट फीस पर मंथ पे है 1000, हो गया है। अब इसको ऐड करो तो आ रहा है 18,250। ये क्या है? ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट में आएगा डीजल। क्या आएगा? डीजल। अब अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखना डीजल। ये देखो डीजल क्या है, ये अच्छे से सुनना। 8 किलोमीटर पर लीटर, पर लीटर और डीजल लेके कितना तक जा सकता है? 4 किलोमीटर तक जा सकता है। और क्या बोले? एट 36 पर लीटर। और 1 लीटर का प्राइस क्या है? 36 है ना। 1 लीटर का प्राइस क्या है? 36। मतलब यहाँ पे देखो 4 किमी जाने के लिए प्राइस लग रहा है 36। तो टोटल कितने किलोमीटर जाना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना है अभी निकाल लिया है ना। तो ये 8040, तो 8040 जाने के लिए मतलब ये अच्छे से और एक बार देखो, 8 किलोमीटर जा सकता है पर लीटर। पर लीटर के लिए पर लीटर 1 लीटर डीजल लेके जा सकता है 4 किलोमीटर मतलब, और 1 लीटर डीजल का प्राइस है 36। मतलब 4 किलोमीटर जाने के लिए उसको खर्च कितना उठाना पड़ रहा है? 36। तो 1 लीटर के लिए 36/4 और टोटल डिस्टेंस है तीनों मिला के, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू जयपुर मिला के 8040 निकाल लिए है अभी ऑप्शन बी में। 36/4 इंटू 8040, ये ऐसे निकालना होगा। ठीक है डीजल। तो अब डीजल यहाँ पे लिख, और एक बार यहाँ पे सॉल्व कर लो। 36/4 इंटू 8040 कितना आ रहा है? 72360 हुआ। नेक्स्ट लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट ऑयल। अब लुब्रिकेंट ऑयल का भी देखो, लुब्रिकेंट का भी देखो, सेम एक ही प्रोसेस है। देखो 40 पर 100 किमी, तो 100 किमी के लिए लग रहा है 40, 1 किमी के लिए 40/100 और 8040 के लिए कितना? 40/100 इंटू 8040 है ना, सेम एक ही प्रोसेस। तो करो यहाँ पे 40/100 इंटू 8040, तो कितना आ रहा है? 3216।
ये हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल पे क्या आएगा, रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये टोटल पर मंथ का दिया हुआ है क्वेश्चन पे 5000। अब लास्ट में आएगा डेप्रिसिएशन। क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ध्यान से याद रखो, देखो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ बस है 6 लाख, क्या है 6 लाख, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, डेप्रिसिएशन का देखो रेट है 20%, और ये 20% क्या है, पर एनम, मतलब 6 लाख इंटू 20%। ये करोगे तो एक ईयर का आ रहा है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं पर मंथ का, तो 1/12। क्या करोगे, 1/12। सॉल्व करो तो आ रहा है कितना, 10,000। कितना आ रहा है, 10,000। अब ये जो वेरिएबल पोर्शन है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये सबको ऐड कर दो, 90576। ये क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करो 108826। ये क्या है, टोटल कॉस्ट। कितने पैसेंजर किलोमीटर के लिए, फॉर, देखो निकल के रख दिया था ना पैसेंजर किलो, टोटल पैसेंजर किलोमीटर 3,72,000। तो फॉर 3,72,000 पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, ये निकल गया। लेकिन हम लोगों को निकालना पड़ेगा कॉस्ट, क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो ये है 3,72,000 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू क्या होगा, मतलब कैसे निकालेंगे, 108826 डिवाइडेड बाई 3,72,000, तो कितना आ रहा है 0.2925 हो गया है पर पैसेंजर किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग का पर पैसेंजर भी निकल गया है। अब निकालना होगा फेयर, तो फेयर कितना होगा, आप बहुत अच्छे से सुनना। क्यों, देखो पैसेंजर टैक्स लग रहा है 20% ऑफ द 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स, और प्रॉफिट कितना लग रहा है 30% ऑन टोटल ट्रेकिंग, 30% ऑन टोटल टेकिंग। तो टैक्स और प्रॉफिट दोनों मिला के कितना लग रहा है, 20 + 30 50, 20 + 30 मतलब 50%, 50% टोटल लग रहा है। अब देखो ऑन टेकिंग, ऑन क्या, टेकिंग, मतलब टेकिंग मतलब समझ लो सेल, तो टेकिंग मतलब समझ लो सेल, ये क्या है 100, और प्रॉफिट एंड टैक्स मिला के हुआ 50, तो कॉस्ट क्या होगा, सेल माइनस प्रॉफिट, है ना, तो 100 - 50 मतलब कॉस्ट है 50। ये अच्छे से सुन लो। अब फेयर कितना लगेगा, कॉस्ट तो देना ही होगा, जो कॉस्ट है वो तो देना ही होगा, उसके साथ प्रॉफिट भी ऐड करना होगा, तब तो आएगा ना फेयर, तब तो आएगा फेयर। अब चलो निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे नंबर डी देख के लिखो, फेयर टू बी चार्ज्ड पर पैसेंजर, पर पैसेंजर निकल रहे, एक एक पैसेंजर के लिए निकल रहे हैं, सब पैसेंजर के लिए नहीं, पर पैसेंजर किलोमीटर, एक एक पैसेंजर के लिए एक एक किलोमीटर का ये वैल्यू है, एक किलोमीटर का ये वैल्यू है एक पैसेंजर के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर जो निकल आया था 0.2925, इसके साथ ऐड करो प्रॉफिट एंड पैसेंजर टैक्स, कुल मिला के 50, कुल मिला के कितना 50। अब
अच्छे से याद करो, ये जो 0.2925 है ये कॉस्ट है, मतलब 50 का वैल्यू है, निकाल कर रखा था ना 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 कॉस्ट। तो बोलो रिमेनिंग 50 का वैल्यू कितना होगा। हो गया है। देखो कॉस्ट था टेकिंग, टेकिंग क्या था 100, ऑन टेकिंग बोला इसीलिए टेकिंग 100, कॉस्ट है 50, प्रॉफिट है 50, तो कॉस्ट क्या होगा टेकिंग माइनस प्रॉफिट 50। तो ये जो है ये कॉस्ट का 50 का वैल्यू है, तो 50, ये 50 है फॉर कॉस्ट और ये 50 है फॉर प्रॉफिट एंड टैक्स। ये याद अब क्या हो रहा है 0.2925, तो ऐड करो तो आ रहा है 0.585। ये क्या हो गया है फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। अब पर पैसेंजर किलोमीटर हो गया है ये, अब पर किलोमीटर, लेकिन टोटल किलोमीटर के लिए भी तो निकालना होगा ना। अब सो फेयर चार्ज, फेयर चार्ज कितना करेंगे। अब देखो नंबर 1 क्या है दिल्ली टू चंडीगढ़, टोटल डिस्टेंस क्या था 150 किलोमीटर, एक एक किमी के लिए लग रहा है 0.58, तो टोटल कितना लगेगा आ रहा है 87.75। नेक्स्ट क्या था दिल्ली टू आगरा, टोटल डिस्टेंस था 120 किमी, एक किमी का वैल्यू है 0.585, तो आ रहा है कितना ₹70.2। नेक्स्ट क्या था दिल्ली टू जयपुर, टोटल डिस्टेंस था 270 किमी, एक एक किलोमीटर का फेयर क्या है 0.585, टोटल आ रहा है कितना ₹157.95। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का भी सॉल्व। नेक्स्ट अब देखो क्या है ये मटेरियल का प्रॉब्लम। क्या है मटेरियल का प्रॉब्लम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी। अब देखो क्या है मटेरियल का एनुअल रिक्वायरमेंट है, एवरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, क्या क्या निकालना होगा योक्यू, ऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा घुरा फिरा के साम दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं है। अब देखो जब सेफ्टी स्टॉक देखोगे, क्या देखोगे सेफ्टी स्टॉक, और एक चीज है क्या है इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 20%, और एक क्या है ये देखो 20 रिक्वायर्ड टू गेट न्यू सप्लाई। ये तब देखो हम लोग को क्या क्या चाहिए लेवल कैलकुलेशन करने के लिए, मिनिमम यूजेस, मैक्सिमम यूजेस, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, लेकिन ये सब कुछ भी क्वेश्चन पे दिया हुआ नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वही देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना होगा ऑप्शन 1 में EOQ, इसका फॉर्मूला क्या है √2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाई C। याद है मटेरियल में किए थे। अब A का मतलब क्या है एनुअल कंजम्पशन, ये अब नहीं लिख रहे तुम लोग एग्जाम पे लिख लेना, ये है 12,000 यूनिट्स। O का मतलब क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पूरा लिखना होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 2000, कितना है ₹2000। C का मतलब क्या है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो पर यूनिट मतलब कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर सर्टेन परसेंटेज, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना है ₹60 इंटू सर्टेन परसेंटेज कितना है 20%, क्या है 20%, ये आ रहा है ₹12, क्या आ रहा है ₹12। अब ये पुट कर दो फॉर्मूला पे, 2 इंटू A कितना आया 12,000, O कितना है 2000 डिवाइडेड बाय C कितना है 12। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है देखो आ रहा है 2000 यूनिट्स, कितना आ रहा है 2000 यूनिट्स हो गया है। अब ऑप्शन 2 में निकालना है ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल मतलब रीऑर्डरिंग लेवल, क्या रीऑर्डरिंग लेवल। तो ऑप्शन 2 में क्या निकालेंगे ऑप्शन 2 है ये, हाँ ऑर्डरिंग लेवल। अब ऑर्डरिंग लेवल, लेकिन यहाँ पे तो मैम कुछ भी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड
कुछ भी तो नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला यूज करके निकालना होगा। ये तुम लोगों का ईआर का सॉल्व क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए ये मैं आज का क्लास में दे रही हूँ। लीड टाइम कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक प्लस क्या? सेफ्टी स्टॉक। अब लीड टाइम कंजम्पशन क्या है, अच्छे से देखो। लीड टाइम क्या है? लीड टाइम है जो न्यू सप्लाई के लिए, टू गेट अ न्यू सप्लाई देने के लिए कितना टाइम लगेगा? 15 डेज। अब एक बात अच्छे से समझो, तो टोटल रिक्वायरमेंट है एनुअली कितना रिक्वायरमेंट है? 12,000 यूनिट। मतलब ये आप देखो नीचे एक है, एज्यूम 1 ईयर इक्वल टू 300 इफेक्टिव डेज। ठीक है, मतलब 300 डे के लिए कंजम्पशन है 12,000 यूनिट। कितना है? 12,000 यूनिट। तो एक दिन के लिए कितना होगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 300। अब 15 डेज के लिए कितना होगा? तो 15 डेज के लिए क्या होगा? 12,000 बाई 300 इंटू 15। समझ गए हो? तो यहाँ पे वैसे ही लिखना होगा। क्या होगा यहाँ पे? 12,000 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, लगता है 300 डेज, तो 15 डेज के लिए कितना? ये हो गया है लीड टाइम। अब सेफ्टी स्टॉक भी सेम इस प्रोसेस में ही निकालना होगा। सेफ्टी स्टॉक कितना है? 20 डेज। कुछ भी नहीं, सेम 50 के जगह यहाँ पे सेफ्टी है 20, तो वैसे ही निकालना होगा। 12,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 300 डेज इंटू 20 डेज सेफ्टी टाइम हुआ। तो इसको सॉल्व करो तो आ रहा है, ये हो 600, ये हो रहा है 800, मतलब 1400 यूनिट्स। 1400 यूनिट्स क्या हुआ? हो गया है ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया है। नेक्स्ट नंबर 3 पे क्या है? मिनिमम लेवल। क्या निकालना होगा 3 पे? मिनिमम लेवल। लेकिन यहाँ पे तो मैम कुछ एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूजेस, एवरेज डिलीवरी पीरियड कुछ भी नहीं है, तो कैसे निकालेंगे मैम? कुछ भी नहीं। यहाँ पे मिनिमम लेवल मतलब क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम लेवल मतलब यहाँ पे है सेफ्टी स्टॉक। जब कुछ भी नहीं ढूंढ के पाओगे तब मिनिमम लेवल मतलब सेफ्टी स्टॉक, मतलब 800 यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है? 4 में मैक्सिमम लेवल। क्या है? मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? रीऑर्डर लेवल, मतलब जो रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या है पता है? क्लास करवाने के टाइम पे बोल दिए थे, ईओक्यू को ही बोलता है रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। ये फॉर्मूला यूज करें, ऑलरेडी करके हम लोग सीख चुके हैं सेफ्टी स्टॉक। तो रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू कितना आया था? 2000 यूनिट। यहाँ पे लिखो 2000 यूनिट। क्या लिखोगे? 2000 यूनिट। क्या लिखोगे? 2000 यूनिट प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना निकल के आया था? 800 यूनिट्स। तो टोटल कितना आ रहा है? 2800 यूनिट्स है मैक्सिमम लेवल। तो ये भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब देखो अब क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 शायद है ना, 5 ही तो है। अब देखो क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा जूम करके क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या है? अ फार्म बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये किसका प्रॉब्लम है? कॉन्ट्रैक्ट का। किसका प्रॉब्लम है? कॉन्ट्रैक्ट का। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 3 हो गया है, 3 है, ये 4 हुआ है। ठीक है, और ये है, ये क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, किसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम। अब एक सेकेंड, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। इतना तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन कर ही सकते हो, लाइक तो दे ही सकते हो ना। ठीक है, देखो अब कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज अच्छे से याद रखना होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम लोग को अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस निकालना होगा, नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना होगा। अब ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालोगे, ये देखना पड़ेगा ये जो परसेंटेज निकल के आया है ये मोर देन 50% है या लेस देन 50% है। क्या ये मोर देन 50% है और लेस देन 50% है? अगर मोर देन 50% होगा तो क्या होगा? 2/3 ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस। ये क्या होगा? 2/3 जो प्रॉफिट निकालोगे ये क्या होगा? ये होगा प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल। मतलब ये प्रॉफिट 2/3 प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होगा और बैलेंस जो बच जाएगा वो रिटेन कर दोगे खुद के पास। और अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 50% से कम आया, अगर 50% से कम आया तो क्या करोगे? अगर 50% से कम आएगा तो 1/3 ऑफ प्रॉफिट लोगे, 1/3 ऑफ प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर करना होगा। ये अच्छे से करना होगा। अब देखो पहले हम लोग ये वर्किंग से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे? ये वर्किंग से सॉल्व करेंगे। एक बात बोल देता है, प्रॉब्लम तो सॉल्व ही करेंगे, उसके पहले एक बात बोल देता है, मैंने जो वीडियो जो चैप्टर से कंप्लीट रिवीजन करवाए, पूरा क्लास लिए है, मटेरियल का पूरा क्लास लिए हैं, लेबर से क्लास लिए है, ओवरहेड से क्लास लिए है, प्रोसेस से क्लास लिए है, सबसे कॉस्ट शीट से क्लास लिए है, सबसे क्लास लिए है। तुम लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब लिंक दे दूंगी। वो वीडियो अच्छे से देख लेना एक बार, एग्जाम में जाने से पहले वो अच्छे से देख लेना। और ये जो क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन अगर जरा हटके भी हो जाएगा तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम छोड़ के नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए इतना तो तकलीफ करना ही होगा। अगर तुम लोग आज रात से कल तक टोटल मिला के 4 आवर, एक इतना बड़ा एग्जाम है, 4 आवर तो कुछ भी नहीं है। अगर 4 आवर कंसेंट्रेशन देके पढ़ोगे, मेरा जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, सबका जो बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो ही है, वो देख लो। ये वीडियो पूरा देख लो। और मैं शॉर्ट्स में, मेरा चैनल के ऊपर शॉर्ट्स है 2019 का ऑनर्स का पेपर और 2021 का ऑनर्स का पेपर, ये सब देख लो। कुल मिला के 4 आवर डिवोट कर दो इस एग्जाम के लिए, बस तुम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मोर देन 60% मार्क्स इजीली ला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम छोड़ के नहीं आना पड़ेगा। और एक बात बोल देते हैं, थ्योरी आता है, इस सब्जेक्ट में थ्योरी आता है। थ्योरी नहीं पढ़ के जाओगे तो 100% क्वेश्चन अटेंड भी नहीं कर सकते। तो कौन सा थ्योरी पढ़ के जाना है ये भी हम इस वीडियो के लास्ट में बोल देंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, इतना कर लो और आराम से एग्जाम दे के आओ तो बोलोगे हाँ मैम बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। ठीक है, और बेस्ट विशेस तो हर टाइम ही तुम लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए क्या करना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए पहले हम लोगों को निकालना होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट।
अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट अब कैसे निकालो, बोलो कैसे निकालोगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए पहले निकालना होगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब क्या कितना है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है बोलो। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड देखो ये तो नहीं पता है मैम वैल्यू ऑफ वर्क, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कैश रिसीव का 80% है, 80% ऑफ वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड, मतलब ये जो वैल्यू है ये सिर्फ 80% है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का। मतलब 1,60,000 जो है ये 80% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकाल लो तो निकल के आ जाएगा क्या वर्क सर्टिफाइड। क्लियर। तो क्या होगा 1,60,000 इंटू 100/80 क्या होगा 1,60,000, ये 80 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 लाख। अब ये 2 लाख तो आ गया, लेकिन ये 2 लाख तो अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है। 2 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट है, 2 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये वर्किंग स्कैन करने से पहले हम लोग को और एक कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी निकालना होगा। मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, है ना, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब चलो पहले सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड ही निकाल लेते हैं, पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करेंगे। फॉर्मेट तुम लोग कर लेना, मैं टी फॉर में कर, ये कैसे ठीक है। डेबिट क्रेडिट लिखना है एग्जाम में, डेबिट क्रेडिट लिखना होगा। अब देखो क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या क्या आएगा, किसमें ले लिया है, ठीक है। अब देखो क्या करना होगा, पहले लिखो फर्स्ट डेट क्या है 31 दिसंबर 13, पहले लिखो टू मटेरियल इशूड टू डायरेक्ट, लिखो टू डायरेक्ट परचेस कितना है 40,000। फिर क्या है टू मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर कितना है 20,000, कितना है 20,000। नेक्स्ट टू वेजेस कितना है, वेजेस देखो पेड किया है 30,000, लेकिन इसके साथ है एक आउटस्टैंडिंग, क्या है एक आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2,000, दिखा देता है तुम लोगों को, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ये देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 2,000 है ना, तो आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या करना पड़ता है ऐड करोगे, तो ऐड आउटस्टैंडिंग कितना 2,000, टोटल हो रहा है 32,000 हुआ। नेक्स्ट क्या होगा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वैल्यू है 2,500, लेकिन एक एक्रूड है मतलब आउटस्टैंडिंग है, ये भी है 2,000, 4,500 हुआ। टू शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड, शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड भी है 2,000, कितना है 2,000 हुआ। टू प्लांट सेंट टू साइट, टू प्लांट सेंट टू साइट, कुछ भी नहीं, जस्ट क्वेश्चन से सब देखो और सॉल्व करते जाओ। ये जो इंफॉर्मेशन है ये देखो कौन सा डेबिट में आएगा कौन सा क्रेडिट में आएगा, सिर्फ बैठाते जाओ, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब प्लांट सेंट टू साइट क्या है, कितना है
ये देखो टोटल है 80,000 और डेप्रिसिएशन मतलब टोटल है कितना 90,000। कितना होगा 90,000। ब्रैकेट में लिख देते हैं 80,000 प्लस 10,000 माइनस मतलब 90,000 हुआ। इस साइड पे क्रेडिट साइड पे जाओ, डेट क्या है सेम डेट ही है 31/12/13 बाय मटेरियल इन हैंड। मटेरियल इन हैंड क्या है 2000 है बाय प्लांट एट साइट कितना है 80,000। मतलब कुछ भी नहीं, एक बात अब देखो यहाँ पे है 80,000, यहाँ पे 80, यहाँ पे भी है प्लांट सेम टू साइट 80,000 टोटल 90,000 मतलब डिप्रिसिएशन ही आ रहा है माइनस करके 10,000। ठीक है, अब इतना तक हो गया है। अब क्या करना है, अब इतना तक जब हुआ इसको ही बैलेंस निकालना है। क्या करना है बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है बोलो, बैलेंस निकालोगे अप टू डेट कॉस्ट कितना आ रहा है बोलो बाय बैलेंस CD 1,12,500। यही नीचे लेके जाओ, ये इस साइड में टू बैलेंस क्या BD, आप इसको बोलते हैं अप टू डेट है ना। ये हो गया है, ये ट्रांसफर हो गया है। अब इस साइड पे क्या करना, अब देखो अब अच्छे से देखना, यहाँ पे आप लिखो बाय ये जो वैल्यू है ना प्लस करके निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, ये क्या होगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस CD। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या है पता है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड नहीं है। तो देखो ये भी क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है, ये देखो 50,000 है ना 50,000, यही लिख लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे 50,000, ये क्या है अप टू डेट। ठीक है, तो ये क्या होगा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब इतना तक फिर बैलेंस लिख, फिर माइनस प्लस माइनस करो, फिर करोगे मतलब 1,12,500 से 50,000 माइनस करोगे तो आ रहा है 62,500। इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं ये बैलेंस CD और इसको ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसको यहाँ पे ले जाओ टू बैलेंस BD करके ले जाओ, टू बैलेंस BD करके ले जाओ, कितना 62,500 हुआ। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो हम लोग को यही चाहिए था, अब और भी बाकी है लेकिन अब वर्किंग्स पे जाके निकाल लेते हैं कुछ चीज। कितना अब दिखना पड़ेगा कितना PL में ट्रांसफर होगा और कितने तुम्हारा पास रहेगा। ठीक है, कितना यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं पहले बाय WIP वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसका वैल्यू कितना था वो जो निकाले थे 1,60,000, ये 80 का वैल्यू है तो 100 का वैल्यू क्या होगा, ये है 2 लाख। ठीक है, इतना तक कर लो। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है देखो, ठीक है ना। हाँ, अब चलो अब देखते हैं ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ वर्क कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू मतलब क्या, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट, तो इसको माइनस करोगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये एक बार घटा देते हैं ठीक से पहले, नहीं तो नहीं समझ पाओगे ठीक से। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो। हम लोगों को क्या निकालना होगा, हम लोगों को निकालना होगा, बोलो क्या, अकाउंटिंग प्रॉफिट।
तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है। अब अभी अभी सॉल्व किए हैं। वैल्यू ऑफ, यहाँ पे नहीं लिखे, देखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख, और वैल्यू कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या है 62,500 है ना। तो चलो लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या है, ये क्या होता है, आप देखो 2 लाख है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 62,500, कितना है 62,500। मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस करोगे तो निकल के आ जाएगा 1,37,500। ये क्या हो गया है, ये हो गया है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब हम लोग को ये वर्किंग 1 हो गया। अब वर्किंग 2 क्या है, प्रॉफिट ऑन रियलाइज्ड बेसिस, कितना रियलाइज हो रहा है प्रॉफिट। अब बोलो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 80%। प्रॉफिट कितना होगा 80%। 80% ऑफ व्हाट, 80%। 80% तो क्वेश्चन पे ही है ना 80%, ये 80%। अब क्या होगा देखो, अकाउंटिंग जो प्रॉफिट है उसका 80%, मतलब 1,37,500 का 80%, 1,37,500 का 80% मतलब ₹1,10,000। ये क्या हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी निकल गया, लेकिन इस प्रॉफिट का कितना पोर्शन पीएल में कन्वर्ट करना होगा, इसके लिए हम लोगों को निकालना होगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक फॉर्मूला है, क्या पता है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। अब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो है 2 लाख, ये तो 2 लाख है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी देखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो क्वेश्चन पे ही है 3 लाख, है ना। तो यहाँ पे लिखो 3 लाख। कहा हाँ, यहाँ पे लिखो डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, ये आ रहा है 66.67%। अब देखो ये क्या है, ये मोर देन 50% है। तो मोर देन 50% है, अगर ये जो आया, ये ये जो निकल के आता है इसको 2 तरह से निकालना पड़ता है। 2 सिचुएशन होता है, एक ये अगर मोर देन 50% होगा, मोर देन 50% होगा, मोर देन और इक्वल टू, तब कितना ट्रांसफर होगा 2/3 ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। और ऑप्शन 2 क्या है, लेस देन 50% होगा तो 1/3 ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये हम लोग को जानना होता है। तो ये क्या हुआ, मोर हुआ 50% से तो 2/3 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्या एप्लीकेबल होगा 2/3। सो ट्रांसफर टू पीएल कितना होगा, यहाँ पे लिखना, सिंस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज मोर देन 50%, so 2/3 profit transfer to PL, ये लिखना होगा। अब ट्रांसफर करो, ट्रांसफर टू PL कितना होगा, प्रॉफिट कितना आया था बोलो, प्रॉफिट देखो आया था ना, प्रॉफिट रियलाइजेशन बेसिस 1,10,000, सो 1,10,000 का 2/3, 1,10,000 का 2/3 कितना आ रहा है, ₹73333, मतलब 73,333। तो रिमेनिंग जो रह जाएगा वही क्या हो जाएगा, केप्ट एज प्रोविजन। केप्ट एज प्रोविजन मतलब केप्ट एज प्रोविजन कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, तुम लोग की बोलो कितना रहेगा। टोटल कितना था अकाउंटिंग प्रॉफिट 1,37,500,
पीएल पे चला गया कितना, पीएल पे चला गया इतना, तो रिमेनिंग रख जाएगा खुद के पास 1,37,000। मतलब अब ये नहीं बोलोगे 1,10,000 से ये चला गया रिमेनिंग रह जाएगा, ये नहीं, 1,10,000 ये कितना पीएल में ट्रांसफर होगा, इसीलिए प्रॉफिट ऑन रियलाइज के ऊपर 2/3 या 1/3। लेकिन जब कैश प्रोविजन करोगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से ट्रांसफर टू पीएल माइनस करना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट है 1,37,500 माइनस ट्रांसफर टू पीएल कितना हुआ 37,333 ये हुआ, तो रिमेनिंग प्रोविजन में कितना रह जाएगा ₹64,167। ठीक है, इतना था, यही समझने वाला बात था। अब रिमेनिंग पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। चलो कितना तक किए थे, ये 2 लाख तक। अब यहाँ पे ट्रांसफर का एंट्री पीएल में टू पीएल अकाउंट, पीएल में कितना ट्रांसफर हुआ है 73,333 हुआ है। टू डब्ल्यूआईपी में कितना रह जाएगा, केप्ट एज प्रोविजन जो आया था वही रह जाएगा 64,167 हुआ। अब देखो बोथ साइड इक्वल हो रहा है, 2 लाख 2 लाख ही हो रहा है, ये होगा। हाँ हुआ। अब क्या करेंगे मैम, ये 14 का हो गया है और 15 का भी, ये किसका हो गया है 13 का हो गया है और 14 का वो फिर से टू मटेरियल बैलेंस इन हैंड, जो बैलेंस इन है वो ट्रांसफर करके लेके आना पड़ेगा और उससे माइनस करना। ठीक है, तो इतना तक ही है तुम लोग का एग्जाम के लिए। ये पोर्शन जो वर्किंग्स में अभी करवाया है ना, ये 2/3 होगा, या ये जो था ये कंप्लीशन का 50% से ज्यादा होगा तो 2/3 आएगा, कम होगा तो 1/3 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो, अब अभी तक इतना तक तो हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन पे देखो क्या दिखाना बोला है, इतना तक ही करना होता, लेकिन यहाँ पे बोला है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वो तो हम लोग कर लिए हैं। वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी ये भी दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी। और एक चीज दिखाना होगा, वो क्या है, शो हाउ द वेरियस आइटम्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। और 2 चीज हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग सीख लिया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कुछ भी नहीं, एक्सपेंसेस इनकम दोनों को डेबिट क्रेडिट में पहले लिख दो, लिख लेने के बाद जो बैलेंस निकल के आएगा वो देखो कितना वर्क सर्टिफाइड आ रहा है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी दिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी दिखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट रियलाइजेशन निकालना होगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना होगा। कंप्लीशन अगर 50% से ज्यादा होगा तो क्या प्रॉफिट रियलाइजेशन का 2/3 पीएल में कन्वर्ट करो, अगर 50% से कम आएगा तो प्रॉफिट रियलाइजेशन का 1/3 पीएल में कन्वर्ट करो। आप पीएल में जितना कन्वर्ट करना था कर दिया है, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट से जितना पीएल में भेज दिए हो उसको माइनस कर दो, माइनस करके जो निकल के आएगा वो क्या करो, केप्ट एज प्रोविजन। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इतना तक ही जनरली करने देते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे और 2 चीज निकालना बोला है। तो क्या बोला है, अब नंबर बी पे क्या बोल रहा है, डब्ल्यूआईपी का वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी भी निकालना होगा ऑन 31/12/13 में। ठीक है, तो ये मैम आप कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं, जो प्रॉब्लम में लिखे वो उससे देख के लिख दो। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ये क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है, कितना है ये, यहाँ पे एक रुपीज साइन दे दो, 50,000, ये कितना है 50,000। अब ऐड करो इसके साथ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये याद रखना वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना निकल के आया था मैम 2 लाख, 2 लाख ऐड कर दो, कितना आ रहा है 2,50,000 मैम, लिख दो 2,50,000। और इससे एक चीज लेस करो, क्या करेंगे लेस मैम, प्रॉफिट केप्ट एज प्रोविजन, ये भी तो मैम निकाल लिए। हाँ इजी है, तो कुछ भी नहीं, सब जानते हो, सिर्फ किस प्रोसेस में निकालना होगा ये जान लो आप, तब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे।
1,85,833 यही है वैल्यू ऑफ WIP। इजी है ना? हाँ मैम बहुत इजी है। हो गया है। अब बैलेंस शीट में शो कर दो, किस किस चीज बैलेंस शीट में आएगा वही शो कर दो, कुछ भी नहीं। और नंबर सी दे के बैलेंस शीट कर लो। एक बैलेंस शीट, पूरा बैलेंस शीट करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो जो चीज बैलेंस शीट में दिखाना होगा वही दिखाएंगे। ठीक है, तुम लोग अच्छे से कर लेना। हम दिखा देते हैं क्या क्या आएगा। क्या क्या आएगा हम एक बार दिखा देते हैं। करेंट लायबिलिटी के अंदर लिखना होगा कैश रिसीव, लिख दो 1 लाख, ये रुपीस पुपीस सब साइन दे देना। ठीक है, 1,60,000। सिर्फ याद रख लो क्या क्या आना होगा। एक्रूड वेजेस जो था 2,000, एक्रूड, देखो एक्रूड एक्सपेंसेस भी था ना एक, हाँ मैम था 2,000। हो गया है, ये इतना तक तो हो गया। अब एसेट में क्या लाना पड़ेगा मैम? एसेट में पहले क्या आता है? नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट क्या? ये तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, तुम लोग लिख लेना। हाँ, नॉन करेंट में फिक्स्ड, यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे लिखते हैं। फिक्स्ड एसेट में क्या आता है? प्लांट एट साइट क्या आता है? 80,000, मतलब वैल्यू है 80,000। और ये फिक्स्ड एसेट हो गया है। और करेंट एसेट में भी आएगा। करेंट एसेट में क्या आएगा? WIP, जिसका वैल्यू अभी अभी निकाल लिए है, ये भी बैलेंस शीट में आता है 1,85,833। और आता है, तुम लोग लिख लो, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये भी आएगा। देख लो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कहाँ है? मटेरियल रिटर्न, तो यहाँ पे नहीं है। मटेरियल एट साइट कहाँ गया? मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट है 2,000। ये तो ये सब यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, तो सिर्फ दिखाना होगा बैलेंस शीट पे क्या होगा। बैलेंस शीट का टैली करना नहीं होगा, सिर्फ कौन कौन सा चीज आएगा ये। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इसके साथ ऐड करो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और लेस करो प्रॉफिट केप्ट एज प्रोविजन। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? कैश रिसीव आता है, कोई एक्रूड इनकम, कोई एक्रूड एक्सपेंसेस वेजेस, ये सब है तो आता है। और क्या आता है? नॉन करेंट एसेट में, फिक्स्ड एसेट के अंदर में आता है प्लांट एट साइट, और करेंट एसेट में WIP का जो वैल्यू निकाला था अभी अभी वो आता है, और मटेरियल रिटर्न आता है, मटेरियल एट साइट, ये सब आता है। ठीक है, तो ये हो गया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे? लास्ट प्रॉब्लम देखो, क्या प्रॉब्लम है? प्रोसेस कॉस्टिंग से। देखो ये शायद प्रॉब्लम नंबर 6 होगा। ठीक है, देखो प्रोसेस कॉस्टिंग का एक बात बोल देती हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। और प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा जितने टाइप का सॉल्व क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, सब सॉल्व करवा दिए थे। तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जो लिंक मैं देना है वो सब दे दूंगी। अभी सब एक बार गो थ्रू कर लो, और टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का सलूशन, ये जो पार्ट है ये भी मैं भेज देती हूँ, ये भी देख लेना। देख के एग्जाम देने जाओ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके एग्जाम देने जाओ, तो और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए अगर ठीक से पढ़ोगे तो। अब प्रोडक्ट प्रोसेस क्या क्या है, अब देखो क्या क्या है। प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है।
अच्छा ठीक है तो है। प्रोडक्शन ओवरहेड भी है, कितना है 15,000, अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अब प्रोसेस देखो, यहाँ पे एक बार प्रोसेस 1 है, यहाँ पे प्रोसेस 1 2 है, क्या बोलूं कैसे क्वेश्चन है। ए बी कर लो, ठीक है, ये ए और बी होगा, ठीक है। इनपुट है इतना इतना, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, हाँ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस का मिसिंग फिगर का प्रॉब्लम अच्छे से देख के जाना एक बार। प्रोसेस कॉस्टिंग का मेरा जो वीडियो है उसमें जाके एक बार अच्छे से देख के जाना, वो आ सकता है। आउटपुट इनपुट सब है। अब देखो सॉल्व कर लो, 15 मार्क्स, इतना छोटा एग्जाम 15 मार्क्स है, कोई इजीली 15 मार्क्स ला सकते हो। देखो पहले प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब प्रोसेस ए, फॉर्मेट ना तुम लोग कर लेना, हम सिर्फ सॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? अब देखो जैसे जब जैसे फॉर्मेट होता है वैसे ही होगा। पार्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट ये सब लिखना, डेबिट क्रेडिट लिखना, हाँ। और क्या होता है, क्वांटिटी रेट अमाउंट बोथ साइड पे लिखना होगा। क्या होगा, क्वांटिटी रेट अमाउंट। मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, तुम लोग ठीक से लिख लेना क्वेश्चन एग्जाम में। अब देखो इसमें क्या होगा, टू मटेरियल कितना है, मटेरियल का वैल्यू बोलो, मटेरियल का वैल्यू कितना है 24,600। इनपुट कितना है 3,000। अब मैम रेट कैसे पाएंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो रेट पा जाओगे 5। नेक्स्ट क्या है, टू लेबर, क्या है लेबर। अब बार बार क्वांटिटी लिखना मत, सिर्फ एक बार ही क्वांटिटी लिखना होगा, एक बार ही रेट लिखोगे, बाकी सब में सिर्फ अमाउंट लिखना होगा। टू प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है मैम, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 15,000 है क्या, प्रोडक्शन ओवर 15,000 अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में टोटल 15,000 को दोनों प्रोसेस में दे दो। अब डायरेक्ट वेजेस कितना है, ए का है 12,000, बी का है 18,000, मतलब प्रोपोर्शन कितना हुआ 12:18। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 15,000, इसको 12:18 में डिवाइडेड बाई कर दो, कितना 12। आप बोलोगे मैम 30 कैसे आया, 12 + 18 करके 13 आया। रेशियो कितना है बाबा, रेशियो है 12:18, मतलब 12 प्लस ए में जाएगा कितना पोर्शन 12/30, और बी में जाएगा कितना पोर्शन बोलो 18/30, ठीक है। अब कितना आ रहा है 6,000, कितना आ रहा है 6,000। यहाँ पे लिखो बाय नॉर्मल लॉस कितना है मैम 5%, किसका ऊपर, इनपुट का ऊपर 5%, मतलब 150। रेट क्या है मैम, बोलो तुम लोग ही बोलो, स्क्रैप वैल्यू जो होता है वो होता है नॉर्मल लॉस का रेट, इंटू करो 600 हो गया है। अब जो यहाँ से देखो कितना हो रहा है, 3,000 से 150 माइनस करो तो कितना आ रहा है 2,850। अब देखो प्रोसेस 1 का आउटपुट तो 2,850 है, तो यहाँ पे कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है, पूरा ही किस में जाएगा, पूरा जाएगा प्रोसेस बी में, 2850। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालना होगा, कॉस्ट पर यूनिट डेबिट का जो वैल्यू है ये सब ऐड करो, क्रेडिट का वैल्यू माइनस करो, ठीक है। डेबिट का वैल्यू ऐड करके क्रेडिट का वैल्यू माइनस करो, मतलब डेबिट सब ऐड करके कितना आ रहा है बोलो, ये टू कॉस्ट पर यूनिट निकालना, ये सब सिखा दिए थे तुम लोगों, मेरा पहले तुम लोगों को कर लेना चाहिए, सब सिखा दिए थे। 12,000 + 6,000 माइनस क्रेडिट में है 600, डिवाइडेड बाई करना होगा, यूनिट डेबिट में है 3,000 माइनस 150 क्रेडिट में, तो कितना आ रहा है ₹14.7368, यही होगा 14.7368, मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 42,000 हुआ, हो गया है प्रोसेस ए। अब चलो प्रोसेस बी करो, जल्दी करो प्रोसेस बी।
प्रोसेस बी करो। प्रोसेस बी में ए से कितना ट्रांसफर, वो सब क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखना होगा, क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखना होगा। डेबिट क्रेडिट ये तुम लोग नहीं लिखते हो, इससे भी मार्क्स डिडक्ट होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ए से कितना आ रहा है 2850 14.7368 है ना, और 42,000 ये आ रहा है। टू मटेरियल कितना है, टू लेबर जो क्वेश्चन पे है वही लिख दो 18,000। टू प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 12:18 मतलब 15,000 इंटू 18/30 कितना आ रहा है 9,000। बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10%। इनपुट क्या है प्रोसेस बी का 2850, इसका 10% मतलब, इसका 10% मतलब क्या, इसका 10% मतलब 285, इसका 10% मतलब 285। रेट क्या है स्क्रैप वैल्यू जो रेट है 8 वही होगा, इंटू करो 2280 2280। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो। देखो 2850 से 285 माइनस करो, कितना होना चाहिए था 2565, कितना होना चाहिए था 2865, लेकिन कितना आउटपुट निकल के आया है 2525, मतलब कम आया है। तो क्या हुआ लॉस हुआ, क्या हुआ लॉस हुआ। तो यहाँ पे लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस। एक बार और समझा देते हैं, देखो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए 2850 ये और माइनस नॉर्मल लॉस मतलब 285 2565 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ है, एक्चुअल में देखो क्वेश्चन पे जो प्रोसेस 2 का आउटपुट है वो कितना है 2520। तो ये भी यूनिट्स तो ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल में हुआ है मतलब कम आया है ना, तो यही है लॉस 2565 माइनस 2520 45 कितना हो रहा है 45। अब फिर से कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो प्रोसेस बी का, प्रोसेस बी का ये हो गया एक प्रॉब्लम, ये हो गया दो। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, डेबिट का जो है वो ऐड करो, डेबिट का अमाउंट सब ऐड करो माइनस करो क्रेडिट का अमाउंट, डिवाइडेड बाय करो डेबिट का क्वांटिटी माइनस क्रेडिट का क्वांटिटी, करने से कितना आ रहा है बोलो। डेबिट साइड का टोटल है 880 माइनस क्रेडिट है 2280, डेबिट का यूनिट है 2850 माइनस क्रेडिट का यूनिट है 285, कितना आ रहा है रुपीज 70.6433, कितना आ रहा है 30.6433, तो यही होगा रेट 30.6433, करने से आ रहा है वैल्यू 1379, ठीक है। लास्ट बाई जो बैलेंस रह जाएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करोगे फिनिश स्टॉक पे, माइनस करके कितना आ रहा है 2520, ये सेम रेट रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 77221, ठीक है। ये है 77221, ठीक से देख लो एक बार, ठीक है। तो ये भी हो गया है प्रोसेस बी का कंप्लीट। और एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे बोला था, एबनॉर्मल लॉस होगा गेन होगा उस अकाउंट को देखो करना होगा ना, प्रोसेस अकाउंट कर लिए है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे तो गेन नहीं हुआ है तो गेन अकाउंट नहीं करना पड़ेगा, लॉस हुआ है तो लॉस अकाउंट करना होगा। चलो एबनॉर्मल लॉस
एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस क्या है, कुछ भी नहीं। सेम यहाँ पे भी क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखो, क्वांटिटी रेट अमाउंट लिखो, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्या लिखोगे, क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस हुआ है प्रोसेस बी में, वो ट्रांसफर करके लेके आओ प्रोसेस बी। कितना अमाउंट था, 45, रेट क्या था 30.6433, वैल्यू था 1379 हुआ। ये ही बाय कैश और बाय बैंक जो खुश लिख दो। स्क्रैप से कितना आ रहा है 45, स्क्रैप वैल्यू था 8360। स्क्रैप वैल्यू कितना था, अच्छे से देखो, ये होता है ना स्क्रैप वैल्यू, तो जितना स्क्रैप वैल्यू है उससे पहले बेच दो। ये 45 यूनिट ही बेचना होगा, लेकिन स्क्रैप वैल्यू से बेच के आता है क्या, कैश और बैंक, और रिमेनिंग जो बच जाएगा वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है कॉस्टिंग पीएल में। तो रिमेनिंग जाएगा कहाँ पे, कॉस्टिंग पीएल पे 1019। ठीक है, तो ये हो गया है प्रोसेस कॉस्टिंग का सॉल्यूशन। ठीक है, और प्रोसेस कॉस्टिंग का सॉल्यूशन तो हो गया है। और एक बात सुन लो, ओवरहेड और लेबर का इस वीडियो में कोई क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है। वो जो लेबर और ओवरहेड का जो वीडियो है उसमें जो जो क्वेश्चन करवाया है वो अच्छे से देख लो। और हाँ, लेबर से तुम लोग हेल से रावण तो देख के ही जाओगे, उसके साथ जो फ्लक्स मेथड, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड का प्रॉब्लम है, लेबर टर्नओवर रेशियो का, उस प्रॉब्लम को भी देख के जाना। और ओवरहेड से मशीन आवर रेट देख के जाना, और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट का प्रॉब्लम देख के जाना। ठीक है, और ये सॉल्व होने के बाद मैं थ्योरी का कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो दे दूंगी, वो अच्छे से देख लेना। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, और वहाँ पे जाके देख लो थ्योरी क्वेश्चन क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लेना। तो यही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।